नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वयं पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हम विद्युत चुम्बकीय के प्रभाव वाले चैप्टर है ना, उससे सभी प्रश्न को रखे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हमने रखे हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको प्रश्न के अलावा और कुछ जानकारी मिलेगी जो कि चैप्टर से रिलेटेड होगी। तो भाई यह वीडियो आप कम से कम 1 मिनट तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको 1 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराया जाता है। तो भाई आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की। तो भाई चुंबक क्षेत्र की खोजने की बात कह रहे हैं तो भाई चुंबक क्षेत्र को ओस्टर ने खोजे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन्होंने 1820 ईस्वी में इन्हें स्थापना किए थे, यानी इसकी खोज किया थे 1820 ईस्वी में। और आपको यह जानकारी देते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि भाई चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी इस बात को गौर करिए, क्योंकि 10th क्लास में भी आपसे पूछा जाता है। इसकी परिमाण भी होती है और इसकी दिशा भी होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जब यह प्रश्न पूछेगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषा देने से पहले आपको हम समझाते हैं। देखिए भाई, चुंबक मान लीजिए हमारा चुंबक है, यहाँ ऐसे करके चुंबक है, जो कि इस चुंबक को हम दंड चुंबक कहते हैं। मान लीजिए इधर एन साइड है जिसे नॉर्थ कहते हैं, और इधर एस साइड है जिसे साउथ करते हैं। तो इसके चारों ओर, यानी इसके जो चारों ओर जो गोलाकार बन रहा है ना, चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, ये अगल बगल के क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति की पदार्थ इसमें आएगा तो वह उसे आकर्षित करेगा, नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा। और ये भी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो भाई इसे अगर परिभाषित करें तो आप आसान भाषा में बोलेगा कि किसी चुंबक के चारों ओर, मान लीजिए यह चुंबक है, इसके चारों ओर, ये जो चारों ओर की बात किया, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचन किया जाता है। बल यानी कहने का मतलब है कि यह चुंबक अपने बल से उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो भाई देखिए, दूसरा प्रश्न है, किसी सीधी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, तो भाई वो वृत्ताकार होती है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार वक्र में होती है। यानी अगर यहाँ पे तार की बात कहा, किसी तार में प्रवाहित धारा, मान लीजिए ये तार है, ये मान लीजिए ये तार है लंबा सा, इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की ओर धारा जा रहा है। अगर इसकी चुंबक का क्षेत्र देखें ना, तो मतलब चुंबक का क्षेत्र किस ओर हुआ, तो ये ऐसे करके, जिधर से धारा जा रहा है ऐसे करके ऐसे गोल नियन वक्र बनाएगा, ऐसे करके वृत्त बनाएगा। ऐसे वृत्त बनाते बनाते फैलते जाएगा, और जितना दूर दूर जाएगा ना, इसका चुंबक क्षेत्र का बल कमजोर होते जाएगा। जितना ये पास में रहेगा ना ये चुंबक क्षेत्र रेखा, उतना ही मजबूत हो गए। तो यानी इसमें धारा जब प्रवाहित करेगी तो इसकी चुंबक क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भाई, यह जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह वीवीआई प्रश्न है। यह आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब वीवीआई प्रश्न और 2 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं, 5 नंबर के भी सवाल में पूछते हैं। इससे हर प्रकार के सवाल बनते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, देखिए, धारा वाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशा जानने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो भाई यह जो नियम है ना, उसे दक्षिणावर्त नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये जो दक्षिणावर्त नियम है, अगर आप दाहिने हाथ को निकालिएगा और दाहिने हाथ को ऊपर करिएगा, जो अंगूठा होगा ना, उसको अंगूठा को आप ऊपर करिए, अंगूठा जो ऊपर की ओर दिखाएगा ना, तो वो कहेगा कि धारा की दिशा। अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ रही है तो मानिए कि ये ऐसे करके आपका अंगुली है, ऐसे करके अंगुली है, ऐसे करके अंगुली है, ऐसे करके अंगुली है ना, और ये आपका अंगूठा है। अंगूठा आपका ऊपर की ओर। हम जैसे भाई चित्र पाने की कोशिश कर रहे हैं, खराब चित्र पा रहे, तो आप जब मजाक मत उड़ाइएगा। हमारा ये कहने का मतलब सांत्वना अंदर से है कि हम यहाँ पे हाथ पा रहे हैं। देखिए, ये 1 अंगुली हो गया, 2 अंगुली, 3 अंगुली, ये 4 अंगुली, और ये हमारा अंगूठा हो गया, है ना। ये अंगुली ऐसे करके मुड़ा हुआ है, और अगर इसके बीच में हम एक चालक तार पकड़े हुए हैं हाथ में, और जो चालक तार है ना सीधा है, मतलब ऊपर की ओर चालक तार पा रहे हैं। अगर इसमें धारा हम ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, यानी धारा इधर से आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है धारा, तो ये अंगूठा है ना जो ऊपर की ओर अंगूठा अगर किए हैं, तो अंगूठा वो धारा की दिशा को बता रहा है। आप ध्यान रखिए। और ये जो अंगुली मुड़ा हुआ है ना, ऐसे करके अंगुली मुड़ता है, ऐसी ना अंगुली मुड़ेगा। अगर पकड़ेंगे किसी चालक, अगर मान लीजिए ये तार है, तो तार को हम कैसे पकड़ेंगे, ऐसे करके गोल बना देंगे। तो ये जो गोल बना ना ऐसे करके, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो कि वृत्ताकार बनती है, ऐसी करके ऐसी बनते जाती है। अगर इसकी धारा की दिशा बदल जाएगी, यानी कि अभी धारा नीचे से जा रहा है ऊपर, अगर मान लीजिए ये तार लीजिए, ये एक और तार लीजिए, अगर धारा ऊपर से नीचे आया, अगर मान लीजिए धारा ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा ना, तो जो वृत्ताकार पथ होगा ना चुंबकीय क्षेत्र की रेखा इधर से ऐसे घूमेगा,
हम पहले इधर से इसे घुमाते थे, परंतु ऊपर जाता था, अब नीचे आता था, अब इधर से घूमेगा, मतलब इधर से वृत्त बनेगा, एक वृत्त, दो वृत्त, ऐसे करके बनते जाएगा। और इस नियम को दक्षिणावर्त नियम कहते हैं। इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है, जिसमें अंगूठा आपका धारा की दिशा को बताता है और जो बाकी अंगुलियां होती है ना, तर्जनी उर्जनी, वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो भाई अभी आप इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं इसका पैड कोर्स जो होता है ना, उस पैड कोर्स की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा एक वीडियो में बना के पूरे चैप्टर को। किसी धारावाहक लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो भाई लूप के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो एकदम एक दिशा में होती है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको इसका चित्र पाना जरूरी है, जो कि एक ऐसे करके लूप होता है। मान लीजिए ऐसे करके लूप है और यहाँ से क्या होता है ना, एक वृत्ताकार ऐसे करके तार बनाया जाता है। तार का वृत्ताकार कुंडली बनाया जाता है। एक तार यहाँ रहता है और एक तार हम ऐसे करके बनाते हैं, एक तार ऐसे करके निकाल देते हैं और यहाँ से ये तार में यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं और इधर से भी ला के बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस दे देते हैं। और जो ये तार में ऐसे करके धारा चलती है ना, ऐसे ऊपर करके धारा चलती है, इधर से भी इधर नीचे की ओर धारा आती है। तो सब के जहाँ अगर ऐसे करके धारा चल रही है, ऊपर की ओर धारा चल रही है, तो ये ऐसे वृत्ताकार बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। फिर नीचे की ओर धारा आ रही है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। परंतु बीच में जो केंद्र में होगा ना, वो धारा की दिशा समान होती है। यही यह बताने को चाह रहा है कि लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दिशा में होती है, यानी सीधी दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परिनालिका में चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं? भाई यह नियम है राइट हैंड थंब रूल। ये वही नियम है दक्षिणावर्त नियम। इसको समझाने से पहले आपसे एक बात पूछते हैं, आप परिनालिका समझते हैं? परिनालिका क्या होता है? तो भाई परिनालिका वह होती है, यानी देखिए कोई एक बेलन के जैसा एक सामान लेते हैं और ये बीच में जो इसका सामान है ना, वो खोखला रहना चाहिए और इसमें ऐसे करके तार लपेट देते हैं। ऐसे करके नीचे तार, मतलब पूरा में तार लपेट देते हैं और तार लपेट के इधर से तार भी लपटा, एक छोरा ये हो गया, एक छोरा ये हो गया। और इसमें है ना, जो इसमें बैटरी जोड़ देते हैं, इसमें बैटरी हम जोड़ देते हैं, ये प्लस इधर माइनस, इसमें दोनों में बैटरी जोड़ देते हैं और इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। जब बेलनाकार पथ पे एक तार लपेट कर, मतलब चालक तार लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो इस कुंडली को, जो ये कुंडली बनता है ना, उसी कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं और इसके द्वारा विद्युत चुंबक भी बनाया जाता है। अगर परिनालिका के अंदर, एक बात ध्यान रखिए, अगर परिनालिका के अंदर जो खाली स्थान है वहां पे अगर कच्चा लोहा यानी नर्म लोहा को डाला जाता है ना, तो उसे क्रोड कहते हैं। ये बात आपके एग्जाम को लेके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर परिनालिका के खाली स्थान में जब नर्म लोहा को डालते हैं ना, तो उसे क्रोड कहते हैं। ये आपके लिए VBI प्रश्न है। अब देखिए हमारे सामने छठा प्रश्न है, लौह कोर का प्रयोग परिनालिका में किस लिए किया जाता है? तो भाई लौह कोर का प्रयोग परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और लौह कोर का प्रयोग परिनालिका को अंदर डालते हैं तो उससे विद्युत चुंबक भी प्राप्त किया जाता है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही नंबर सी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न, किसी तार में जितना अधिक धारा प्रवाहित की जाए चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई ये समझने वाली बात है। मान लीजिए इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा कम धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें दम कम है, इसमें शक्ति कम है, तो ये अपने आसपास की वस्तु को, मतलब कम एरिया के वस्तु को खींचेगा। परंतु अगर इसमें शक्ति भर देंगे तो ये ज़्यादा उड़ेगा और ज़्यादा उड़ने के कारण ये मतलब ज़्यादा भारी क्षेत्रों में बढ़ेगा। यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबक क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, सोलोनाइड में चुंबकीय क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? तो भाई सोलोनाइड परिनालिका को ही कहते हैं। सोलोनाइड परिनालिका का ही नाम है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसमें लोहे की कोर डालते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अभी इस पे हम चर्चा किए थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, हमेशा बंद वक्र पे होती है। यानी देखिए ये जो चुंबक है, ये एक दंड चुंबक हम लेते हैं, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है ना, साउथ है। और आप ये ध्यान रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा नॉर्थ से निकलती है और नॉर्थ से निकलने के बाद ये साउथ पे आके घुस जाती है, यानी नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ में विलीन हो जाती है और फिर ऐसे आती है, फिर यहाँ से मिल जाती है, फिर ये रेखा बंद वक्र की ओर चलने लगती है। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाली है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बाहर दिशा होती है ना, वो
उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। देखिए बाहर की दिशा उत्तर से दक्षिण के हुए है, परंतु चुंबक के अंदर जो होती है ना इसकी दिशा वो दक्षिण से उत्तर की होती है। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ये इधर से निकलेगा, नॉर्थ से निकला और साउथ में गया, साउथ में अंदर ही गया ना, तो साउथ में दक्षिण से उत्तर जा रहा है और इधर उत्तर से दक्षिण जा रहा है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बाहर में दिशा उत्तर से दक्षिण होती है और अंदर में दक्षिण से उत्तर होती है। ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो भाई ये सब बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि भाई ये सब बात ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कराता है ना एमसीक्यू, उसमें आपको कोई नहीं बताने वाला है भाई। तो हम देखिए प्रश्न कम कराएंगे, ऐसा बात नहीं प्रश्न आपके सामने कम होगा भाई। प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न था, पर हम वादा करते हैं कि अभी तक आप 45 से ज्यादा प्रश्न कर चुके हैं। जितने हमने बातों को बोला होगा ना उसको आपने अगर नोट किया होगा एक एक बात को, अभी क्या किया, अभी 3-4 प्रश्न आपको बताएं। आपको पता होना चाहिए, आपको नोट करना चाहिए ये सब प्रश्नों को। हम एक प्रश्न के अलावा और भी प्रश्न कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब वह पृष्ठ के अंदर जाती है। तो भाई जब वह पृष्ठ के अंदर जाते हैं ना तो उसको ऑप्शन नंबर बी यानी क्रॉस से करते हैं। पृष्ठ के बाहर होता है तो ये बिंदु से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार किस प्रकार का होता है। तो भाई ये प्रयुक्त तार है ना वो तांबा का तार होता है। ये आप ध्यान रखिए कि कॉपर का तार होता है, जो कि सस्ता भी होता है ज़्यादा। अब देखिए हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है। तो भाई हमारे घरों में विद्युत एसी यानी वैकल्पिक धारा आपूर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके चैप्टर में से एसी डीसी वाले कंसेप्ट को हटा दिया गया है और विद्युत मोटर, विद्युत जनित, ये सब सवाल यानी ये सब कंसेप्ट है ना आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में से हटा दिया गया। देखिए क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो भाई इस बात को आप ध्यान रखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में सॉकेट का काला तार, तो भाई देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए, फेज तार होता है ना वो लाल रंग का होता है, काला तार होता है ना वो न्यूट्रल होता है जिसको कि उदासीन कहते हैं, और अर्थिंग वाला तार होता है ना ये पीला या हरा होता है जिसको कि धरती में यानी भू संपर्क तार भी इसे कहते हैं। देखिए अर्थिंग तार का रंग अभी बताएं भाई, अर्थिंग तार यानी भू संपर्क तार इसे कहते हैं, ये पीला या हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो भाई घरेलू परिपथ है ना फ्यूज का प्रयोग ओवरलोड से सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी जब अधिक धारा प्रवाहित होती है ना तो उसकी सुरक्षा से के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और आपको फ्यूज के बारे में हम बताते हैं कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध आप जानते हैं ना, आप विद्युत चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का काम ही होता है धारा को रोकना, यानी कि अगर इसका प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा कम आएगा यानी इसका गलनांक कम होगा। और फ्यूज के बारे में एक बात और बताएं, फ्यूज धातु की एक पट्टी होती है जो टीना, शीशा या जस्ता से बनी होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, फ्यूज को बनाने में टीना, शीशा या जस्ता का प्रयोग करते हैं। 3 पिन प्लग सबसे लंबा पिन किससे जुड़ा होता है। तो भाई ये वाला आप है ना प्लग देखे होंगे जिसमें 3 प्लग रखता है, जैसे एसी में, टीवी में आप देखे होंगे ना 3 प्लग आता है, एक से ये होता है, एक होता है, एक बड़ा नियन प्लग होता है मोटा नियन। तो इसमें होता है ना ये तो एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल, और ये जो होता है ना ये भू संपर्क तार के लिए होता है। आप जोड़ भी सकते हैं या नहीं जोड़ते हैं, कई लोग तो जोड़ते हैं। इससे क्या होता है ना कि अगर इसका तार का कनेक्शन कट जाए तो इसमें करंट आने लगता है, को छूने से हमको करंट लग सकता है। इसीलिए हम भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब ये तार कटता है ना तो इसका जितना विभवांतर होता है ना यह तार ले लेता है और उसे धरती में जाकर समाहित कर देता है। इसी का यह फायदा होता है भू संपर्क तार से, यानी विद्युत से सुरक्षा देता है यह भू संपर्क तार। आप यह बात को गौर करिएगा। तो भाई घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए और 50 हर्ट्ज यानी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है का होना चाहिए। ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। घरेलू परिपथ में एक साथ पंखा और बल्ब चलाने के लिए कौन सा संयोजन होता है। तो भाई अगर हम बात करें कि मात्र पंखा चलाने के लिए तो भाई वो हो जाएगा श्रेणी क्रम, परंतु हम यहाँ पंखा चला रहे हैं और नीचे बल्ब जला रहे हैं तो ये जो होता है ना मुड़ गया, ये मुड़ गया ना, इसी कारण इसको कह देते हैं हम समांतर क्रम। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भाई अभी बताएं, अर्थिंग का नाम होता है भू संपर्क तार और इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत से सुरक्षा देना, यानी ऑप्शन नंबर सी, करंट लगने से बचाना। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल तार किससे जुड़ा होता है। तो भाई न्यूट्रल तार होता है ना वो ट्रांसफार्मर के केंद्र से जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो भाई देखिए आप इस समझने वाली बात है भाई, अगर ये मान लीजिए तार है, ये तार है ना, तो इसमें चुंबक प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है,
तो भाई तार के जो पास वाला कण रहेगा ना उसको ये ज़्यादा आकर्षित करेगा, और दूर वाला होगा ना उसको ये कम आकर्षित करने पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि तार के पास वाला चीज़ को यह अधिक तीव्रता करता है, यानी तार के पास इसका तीव्रता अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होंगे। लौह बुरादा का प्रयोग होता है, तो भाई लौह बुरादा यानी लौह का चून, यानी लोहे का छोटा छोटा चून होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाने के लिए, यानी दिखाने के लिए। इसी से पता चला था चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नॉर्थ से साउथ की होती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। सोलोनाइड जिसे कि परिनालिका कहते हैं में धारा प्रवाहित करने पर बन जाता है वो विद्युत चुंबक बन जाता है। उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए चुंबक क्षेत्र की दिशा उलट जाए, तो भाई आपको ये बात हम बताए थे कि मान लीजिए एक चालक तार है, इसमें धारा की दिशा ऊपर है, तो ऊपर है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे घूरेगी, ऐसे घूरेगी, ऐसे वक्र बनाएगी। परंतु ये एक दूसरा चालक तार है और इसकी धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है ना, तो ये अब ऐसे घूरेगी, यानी ऐसे वृत्त बनाएगी, फिर ऐसे घूरेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट गई, यानी ऐसे से ऐसे होगी तो धारा की दिशा भी उलट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कंपास की सुई विद्युत चुंबकीय प्रभाव का क्या करती है, तो भाई ई अभिविन्यास करती है, ऑप्शन नंबर इसका सी होता है। जैसे भी हम कंपास की सुई को विद्युत के पास ले जाते हैं ना, जो में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार के पास, तो वहाँ पे यह विचलित हो जाती है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब 26 देखते हैं, 3 प्लग में अर्थिंग पिन का आकार मोटा क्यों होता है। इसका यह मतलब है कि पहले संपर्क के लिए इसका आकार मोटा होता है, यानी पहले इसको संपर्क करिए, ऑप्शन नंबर ए बी होता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो भाई नॉर्मल समझने वाली बात है कि भाई फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्योंकि जब भी धारा अधिक प्रवाहित हो रही है तो वह जल्दी ही गल जाए, जिससे कि परिपथ रुक जाए, यानी टूट जाए, जिससे आगे हमको नुकसान नहीं पहुंच सके। इसी कारण इसका गलनांक बहुत कम होता है। और एक बात और, अगर आपसे पूछे फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है, तो भाई प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है और गलनांक बहुत ही कम होता है। ये दोनों बात आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। घरेलू परिपथ में अगर फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाए तो क्या होता है, तो भाई देखिए घरेलू परिपथ में अगर फेज और न्यूट्रल, यानी कहने का मतलब है कि प्लस वाला तार और माइनस वाला तार मिल गया, तो भाई ये दोनों जब मिलते हैं ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होते हैं इसका। इसी के लिए फ्यूज लगाया जाता है। सोलोनाइड में अधिक कुंडली लगाने से चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, तो भाई सोलोनाइड यानी परिनालिका के बारे में आप बताए थे कि परिनालिका एक बेलनाकार विद्युत रोधी, यानी ये जो होता है ना विद्युत के कुचालक होते हैं, पदार्थ को लेते हैं और उस पर तार को लपेटते हैं, जो कि कुंडली कहलाती है। एक कुंडली लपटा के रहती है, तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। परंतु अगर अधिक कुंडली लगाने पे, यानी और कुंडली लगाएं, हम इसमें और कुंडली लगाएं तो क्या होगा, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र और अधिक होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ तक हमारा तार था तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र मात्र इतना तक है, अगर तार हम यहाँ तक लगा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र और इतना तक हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फ्यूज का काम क्या होता है, तो भाई फ्यूज का नॉर्मल काम होता है अधिक धारा प्रवाहित होने पर खुल जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पे वह फ्यूज गल जाता है, यानी खुल जाता है, यानी परिपथ रुक जाता है, जिससे नुकसान नहीं होते। तो भाई हमने अपने तरह से ये जो 30 प्रश्न है ना उसको बहुत मन से कराया आप लोग, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी कमियां नहीं निकाली है। तो भाई आप भी अपनी तरफ से कमियां नहीं निकालिए भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद भाई, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।